दिल्ली चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है, दिल्ली चुनावों को लेकर लगातार सियासत गर्मा चुकी है और इसीलिए दिल्ली चुनावों की तारीखें बहुत अहम होने जा रही है। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये जो प्रेस रिलीज है वो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 2 बजे का ये समय है, तारीखों का ऐलान होगा। 70 सीटें विधानसभा की। दिल्ली चुनावों को लेकर सरगर्मी पहले ही तेज है, सियासत तेज है, कई तीखी टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन अब ऐलान की बारी है, चुनाव के तारीखों के ऐलान की बारी है। हमारे साथ दिल्ली से पीयूष पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। दिल्ली से रजनीश रंजन भी ज्वाइन कर रहे हैं। पीयूष, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने 2020 में। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार बीजेपी के कई नेताओं की साख भी दांव पर होगी इन चुनावों में। आज जो चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है, क्या बड़ी बातें और खास बातें रहेंगी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली चुनाव का जो घोषणा होगी उसमें सीधे तौर पर एक जो चरण में चुनाव कराया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा पहले जो फरवरी का पहला वीक होगा उसी में मतदान की प्रक्रिया को निभाया जाएगा और फरवरी मिड से पहले ही ये संभावना बनती है कि चुनाव के निर्णय सबके सामने आ जाएं और राजनीतिक उठापटक जो है वो उसके लिए जो समय दिया जाएगा और चुनाव प्रचार के लिए जो समय दिया जाएगा वो लगभग 28 दिन का समय रहेगा और इस दौरान सारी प्रक्रिया जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको निभानी है और चुनाव आयोग ने अपनी जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, वो जारी कर दी कल और इसके पहले जो सारी प्रक्रिया निभाई जानी थी, जो तैयारी की जानी थी, वो सारी तैयारी चुनाव आयोग से कर ली गई है। तो अब जो फाइनल बैटल है उसका समय आ गया है जी। और इस फाइनल बैटल के लिए जो 28 दिन का चुनाव प्रचार का समय है वो चुनाव आयोग की ओर से दिया जाएगा और साथ ही चुनाव के जो मतदान का जो समय है वो पिछली बार की तरीके ही फरवरी के पहले वीक के आसपास रखा जाएगा और इसका जो निर्णय है वो फरवरी मिड से पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं एक अहम बात कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी चुनाव आयोग ने एक बैठक की जिसमें HMPV वायरस को लेकर के भी चर्चा की गई और जब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसमें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि अभी स्थितियां काबू में है और ये वायरस का जो संबंध है वो चीन के साथ नहीं है और पहले से भी ऐसे केसेस 2001 से लगातार ऐसे केसेस भारत में मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव का आयोजन कराया जा सकता है। कोई भी परेशानी नहीं है या किसी भी तरह की शर्त रखे जाने की जरूरत नहीं है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने आज घोषणा का निर्णय लिया है। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये घोषणा होगी जिसमें जो चरण और मतदाता कितने हैं और कितने मतदाता हटाए गए हैं जिसकी जानकारी एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की ओर से दी जा चुकी है। यानी कि 1,55,24,000 जो मतदाता हैं वो अपना मत इस चुनाव में देंगे और 1,41,000 के आसपास जो मतदाता थे और उनके वोटिंग में जो विस्थापित थे खास तौर पर उनको हटा दिया गया है और चूंकि वो विस्थापित हो गए, दिल्ली से बाहर चले गए और दिल्ली में एक खास बात यह है कि विस्थापितों का आना जाना बड़े पैमाने पर रहता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ये ख्याल रखता है कि विस्थापितों के जो वोटर हैं उनको मतदान करने का मौका मिले और अगर वो यहाँ चले गए हैं तो बिल्कुल, और इसीलिए फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसके बारे में पीयूष जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से रजनीश रंजन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। पीयूष, एक और जानकारी है जिसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में बताएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक लेटर लिखा गया है नई दिल्ली जिला चुनाव अधिकारी की ओर से और इसमें आम आदमी पार्टी के 2 नेता हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो दबाव बना रहे किसी तरीके का। इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, चुनाव आयोग की ओर से अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि ये उनका अंतर कार्यालयी जो पत्राचार है वो है और इस मामले में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आधिकारिक तौर पर जब
चुनाव आयुक्त जवाब देंगे, जी तभी इस पर कुछ कहा जाना उचित होगा। हालांकि पत्र लिखा गया है और पत्र में ये शिकायत भी की गई है, ये स्पष्ट है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से इस पर कोई निर्णय लिया गया है या नहीं, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी चुनाव आयोग की ओर से नहीं दी गई है। जी ये संभावना बनती है कि आज चूंकि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चुनाव की घोषणा है, तो ऐसी स्थिति में जब मुख्य चुनाव आयुक्त से इस बारे में कोई सवाल किया जाएगा, तो ये ठीक है संभावना बनती है कि वो जवाब जी देंगे और तब इसमें स्पष्टता आएगी। जी बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में अब कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर सियासत जोरों पर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट में स्कैम का आरोप लगा रही है। यह आरोप तब लगाया जा रहा है जब आज ही चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग की अंतिम सूची जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार भी किया है। और चुनावी आयोग की अंतिम सूची जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला भी बोला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में वोट काटने और नए वोटर्स जोड़ने की साजिश हुई है और ये साजिश बीजेपी ने की है। आतिशी ने कहा है कि 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 वोट जोड़ने का आवेदन एप्लीकेशन गया, लेकिन कुल वोटर का 10.5% वोट का जोड़ने का आवेदन हुआ। जबकि हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। वीरेंद्र जी, आज ऐलान होने वाला है चुनावी तारीखों का दोपहर 2 बजे। सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन इससे पहले कई बयानबाजी हो चुकी है, जिससे दिल्ली की सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए, हम तो चुनावों की तारीख का इंतजार कर ही रहे हैं और बेसब्री से दिल्ली की जनता भी तैयारी चाहती है, क्योंकि वो तारीख आ जाए और इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति अब दिल्ली की जनता चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर आज जो भी तारीख अनाउंस होती है, हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की जनता के साथ मिलकर अब दिल्ली में परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। इस बार फिर मुद्दे क्या होंगे? क्या रमेश भदौड़ी को लेकर, क्योंकि घेर रही है लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? नहीं, मुद्दा बहुत सीधा और स्पष्ट है। मुद्दा अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है, वो शीश महल है, शराब का घोटाला है, टूटी हुई सड़कें हैं, बिजली और पानी के नाम पे जो धोखा दिया गया। कौन सा, बताओ ना, विश्व में कौन सा शहर है जहां लोग इसलिए मर जाए, इनको एक एक बूंद पानी के लिए टैंकरों के पीछे भागना पड़े? दिल्ली में ऐसा कौन सा, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा शहर है कि 15 मिनट की बारिश में सड़क पे आदमी डूब के मर जाए? 60-60 लोग दिल्ली में मर जाते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोलते हैं, इनकी आंखों का पानी मर गया है। ऐसा कौन सा शहर है जहाँ बिजली के नाम पे हर झुग्गी झोपड़ी वाले को बिल दिया जाता है, चार्जेस के नाम पे अवैध टैक्स लिए जाते हैं ईमानदार कंज्यूमर से? दिल्ली में कौन सा ऐसा, विश्व में ऐसा शहर है कि यहाँ एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी जाती हो? दिल्ली को नशे में धकेलने की कोशिश की जाती है। आपकी तरफ से भी महिलाओं को योजनाओं का ऐलान किया जाएगा? में करप्शन है, जैसे कि आम आदमी पार्टी योजनाओं का ऐलान कर रही है, आपकी तरफ से भी किया जाएगा? कुछ नहीं है जी, योजना है इनकी। सबको मालूम है कि ये योजना है खिसकती हुई जमीन को बचाने की कवायद भर है। पंजाब में 1,000 रुपए की घोषणा की थी, 3 साल हो गए, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। अभी 3 दिन पहले पंजाब की कुछ बहनें आके प्रदर्शन करके केजरी के घर पे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा सितंबर तक 1,000 रुपए सबके घर पहुंच जाएंगे। पहुंचे क्या? सबको मालूम है अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के मास्टर हैं, सुल्तान है झूठों के, और इनका कहना और करने में बहुत फर्क है। 12 कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के, उनके शिक्षकों को आज तक वेतन नहीं दे पा रहे हैं 6-6 महीने से। पैसे कहाँ से आएंगे ये? जी, शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बातचीत करने के लिए TV9 से। भ्रष्टाचार में लिप्त राज था। कांग्रेस वो है जो घोषणाएं जरूर करती है, लेकिन अपने वादों पर कभी खरी उतरती नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में कमल खिलाना है, बदलाव लाना है, आपदा हटाना है और भाजपा लाना है। आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है कि बहुत जल्दी आप मनीष सिसोदिया और ये जो तमाम नेता है आतिशी, उनके घर पर रेड पड़ने वाली है और सूत्र उनके ऐसे बता रहे हैं कि चुनाव करीब है, तो आप पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है उनके घरों में सीबीआई। जिस प्रकार के भविष्यवक्ता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी होने का दावा करते हैं, उस प्रकार की भविष्यवक्ता में नहीं। थैंक यू। जुझारू
तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां एचएमपी वायरस के 2 और केस मिले हैं। नागपुर में 2 बच्चे एचएमपी वायरस से संक्रमित हुए हैं। 13 साल की लड़की, 7 साल का बच्चा इन्फेक्टेड है। देश में एचएमपी वायरस के अब तक कुल 8 मरीज है। तो देखिए, इससे पहले भी एचएमपी वायरस के कई मरीज सामने आए थे। अब जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां 2 और नए केस मिले हैं। एचएमपी वायरस के 2 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। नागपुर में 2 बच्चे एचएमपी वायरस से संक्रमित हैं। तो देखिए, इसकी चिंता बढ़ते ही जा रही है। एचएमपी वायरस के अब केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। अब तक कुल देश भर से 8 मरीज एचएमपी वायरस के सामने आए हैं। 13 साल की लड़की, 7 साल का बच्चा भी संक्रमित है। अब तक भारत में एचएमपीवी वायरस के 8 केसेस सामने आ चुके हैं। और आपको बताते हैं, ये मामले 5 राज्यों से सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं, गुजरात में 1 केस सामने आया, पश्चिम बंगाल में 1 केस सामने आया है, तमिलनाडु में 2 केस सामने आए हैं, महाराष्ट्र में भी 2 केस सामने आए हैं। अब पहला मामला आया कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे को बुखार की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जांच के दौरान बच्चे में एचएमपी वायरस पाया गया। फिर दूसरा मामला भी बेंगलुरु से ही सामने आया, इसके अस्पताल से सामने आया। इस बार 3 महीने के एक मासूम बच्चे में एचएमपी वायरस मिला है। इस बच्चे में आपको बता दें कि इसके सिम्टम्स मिले और बाप्टिस्ट अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। तीसरा मामला जो है वो गुजरात से है। मरीज है 2 महीने का एक बच्चा। ये बच्चा पिछले 15 दिनों से बीमार था और उसे राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसलिए राजस्थान में भी एचएमपी वायरस के केस मिलने की आशंका अब बढ़ गई है। एचएमपीवी वायरस का चौथा मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। कोलकाता में 5 महीने का एक बच्चा एचएमपी पॉजिटिव पाया गया। ये बच्चा बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास लाया गया था और वायरस पीसीआर टेस्ट के बाद बच्चे में एचएमपी वायरस की पुष्टि हुई। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर इस बच्चे को रखा गया है। 5वां और 6ठा मामला चेन्नई से सामने आया है। 2 बच्चों को एचएमपी वायरस की पुष्टि की गई है। 7वां और 8वां मामला नागपुर से सामने आया है। 2 बच्चों को एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक एचएमपी वायरस के जितने भी केसेस मिल रहे हैं उसमें छोटे बच्चे ही संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, एचएमपी वायरस से संक्रमित हुए हैं। और एचएमपी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एचएमपी वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस के चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। इससे प्रभावित शख्स के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना, कुछ मामलों में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ये वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों में इस वायरस से न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी दिख सकते हैं। अभी तक एचएमपी वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। और एचएमपी वायरस के लक्षणों में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इसके कई लक्षण कोविड-19 जैसे ही हैं और इससे संक्रमित होने के बाद किसी मरीज में बिल्कुल वैसे ही बदलाव दिखते हैं जैसे कोरोना में थे। तो जैसे कोरोना में थे वैसे ही दिख रहे हैं बदलाव। कोरोना में क्या होता था, सीधे फेफड़ों पर अटैक होता था। एचएमपीवी वायरस में फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही है कोरोना जैसा। शुरुआत में खांसी बुखार कोरोना में भी देखने को मिला, लेकिन एचएमपीवी वायरस में खांसी बुखार पहला लक्षण है, पहला सिम्टम है। इसके अलावा मरीज के संपर्क से फैलाव हुआ, जो कांटेक्ट आता है मरीज के, उससे कोरोना फैलता है। लेकिन एचएमपीवी में संपर्क में आने से ये भी स्प्रेड होता है, ये भी फैलता है, कम्युनिकेट होता है। कोरोना में दुनिया में 70 लाख मौतें हुई और इसके अलावा एचएमपीवी में लगातार तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, यानी ये इन्फेक्शन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे कोरोना में लगातार हुआ वैसे ही एचएमपीवी में सिम्टम्स भी, शुरुआती लक्षण यही देखने को मिल रहे हैं। भारत में अब तक एचएमपीवी वायरस के जितने भी केसेस मिले हैं उसमें छोटे बच्चे ही एचएमपी वायरस से संक्रमित हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं। एक्सपर्ट ने एचएमपी वायरस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अभी जो इम्पैक्ट देखा है चाइना में भी देखा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत माइल्ड इलनेस है जो कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, तो लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वल्नरेबल यही है कि मैंने आपको हाई रिस्क की एज ग्रुप बताए थे, जैसे कि एल्डरलीज हो सकते हैं, 60-65 एज ग्रुप के हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हो सकती हैं, या जिनको कोई एंड ऑर्गन डिजीज़ है, अस्थमा, सीओपीडी या हार्ट फेलियर के केसेज हैं, किडनी डिजीज़ के केसेज हैं, उसमें इनका ज़्यादा इम्पैक्ट है।
ये जो वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसका प्रिवेंशन हमेशा से ये रहता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बढ़ती हैं, फैलती हैं। तो जो अर्लियर प्रिवेंशन हम कोविड में, इन्फ्लुएंज़ा में लेते हैं वो है सबसे पहला कि मास्क पहन के लोग रहें। तो जब मास्क पहनते हैं तो इससे जो वायरस का फैलने के चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। 70 से 80% नॉर्मल मास्क से भी वायरस के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका ड्रॉपलेट जो होता है वो कोविड जितना खतरनाक नहीं होता है। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ये काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। दो डिस्क्राइब ये 2001 में नीदरलैंड्स में किया गया था, बट एविडेंस हमारे पास है कि लेट 1950s से ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते रहा है। एंड इनफ एविडेंस है कि बाय द एज ऑफ 10 years मैक्सिमम बच्चों में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है। एंड लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट पहले से अगर आप में इम्यूनिटी है तो वो कभी सीवियर बीमारी के फॉर्म में नहीं लेती है। तो बहुत अनलाइकली है कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, इसके चलते जो भी केओस मैं कहूँगा कि लोगों ने मचा रखा है, पैनिक मचा रखा है, ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है। कोरोना के अनुभव से सीख लेते हुए HMP वायरस को लेकर भारत सरकार ने तेजी से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के DG की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। दूसरी ओर चीन के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। WHO से समय पर सही जानकारी भी मांगी गई है। राहत की बात यह है कि कोविड-19 की तरह इस बीमारी में असामान्य उछाल नहीं देखा जा सकता है। फिर भी सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में तेजी से तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में कौन कौन शामिल था और किसे क्या करने के निर्देश दिए गए हैं, ये आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में WHO, DMC यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, IDSP यानी कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, NCDC यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, EMR यानी इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ और एम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। अब जानिए सरकार की तरफ से किसे क्या निर्देश दिए गए हैं। WHO से कहा गया है कि समय समय पर सही जानकारी दे और सुनिश्चित करे कि इस जानकारी में कोई कंफ्यूजन ना हो। ICMR को कहा गया है कि जांच के लिए टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाइए। IDSP को कहा गया है कि नए केस यानी कि मरीजों की कड़ी निगरानी रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HMP वायरस से निपटने की तैयारियों पर क्या कहा, सुनिए। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है और सरकारें तो अलर्ट मोड पर हैं इस वायरस को लेकर, लेकिन इसमें आपको अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए बचाव में आपको क्या कुछ करना है, आपको देखना होगा। ये भीड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बार बार साबुन या पानी से कम 20 सेकंड तक हाथों को धोना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें, ठीक वैसा ही जैसा कि कोरोना में करते थे। सबसे जरूरी बात, संक्रमित के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई लक्षण, अगर कोई सिम्टम आपको नजर आता है तो आइसोलेट हो जाएं, खुद ही आइसोलेट हो जाएं और जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना की तरह इस वायरस के प्रकोप की जो शुरुआत है वो चीन से ही हुई है। चीन में छोटे बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं वो HMPV वायरस की चपेट में आ रहे हैं। चीन की सरकार ने इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जो नए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। नए वायरस में संक्रमित होने वाले केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों में अंदर बेड नहीं है और बहुत ज्यादा वहां पर कमी है। लोग मुंह पर मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं। तो चीन में जो लक्षण है वो बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पताल में छोटे बीमार बच्चे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो चीन इस बार भी जानकारी छुपा रहा है। चीन की सरकार बता रही है रेगुलर फ्लू जैसा आउटब्रेक हुआ है, 30% टेस्ट इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर 7 में से एक व्यक्ति सांस की बीमारी से अस्पताल में भर्ती हो रहा है। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर अमेरिकी देश कनाडा से, क्योंकि भारत के खिलाफ लगातार झंडा उठाना कनाडा के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्रूडो ने अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष पर
इस्तीफा दिया है। बहुत ज्यादा अंतर विरोध था। लिबरल पार्टी के नेता का पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और अपने खिलाफ उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था और उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे थे। आखिर जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद क्यों छोड़ा है, आइए इसकी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव में हार का डर था। अक्टूबर से पहले चुनाव होने हैं। सर्वे में हार की भविष्यवाणी भी हुई है। पार्टी ने छोड़ा साथ, ये भी एक बड़ी वजह रही। ट्रूडो के रवैये से लिबरल पार्टी के सांसद नाराज थे। आधे से ज्यादा सांसदों ने इस्तीफा मांगा। ट्रंप से रिश्तों में खटास भी एक बड़ी वजह रही। ट्रंप के सत्ता में आने पर बढ़ेगा दबाव, 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत से रिश्तों में तल्खी भी एक बड़ी वजह रही। कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता घटी है। दुनिया भर में ट्रूडो की छवि खराब हुई है। और मनीष झा और ज्यादा कारणों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की वजह क्या कुछ बना। मनीष, खुद जस्टिन ट्रूडो ये एडमिट कर रहे हैं कि आंतरिक विरोध उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इससे पहले उन्हीं की पार्टी के वित्त मंत्री की तरफ से भी बहुत आरोप लगाए गए थे और अब उनका इस्तीफा सिर्फ इसी वजह से कि असंतोष बढ़ गया था। और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये मामला केवल नंबर गेम का नहीं है। जो लोग आज साथ छोड़कर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि जस्टिन ट्रूडो अब एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज से निकल लेने में ही भलाई है सबकी, और इसीलिए अब साफ तौर पर दिख रहा है कि नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए थे और न्यू लिबरलिज्म का एक चॉकलेटी चेहरा बनकर उभरे थे, उस वक्त उनके मन में जो प्लान था या वो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसके तहत ये था कि किस तरीके से कनाडा में उस तरह की पॉलिसी अपनाई जाए जो कनाडा के लिए नुकसानदायक है। इस तरह ऐसी पॉलिसी अपनाई गई जिसमें भारत के साथ उन्होंने विरोध को चरम पर पहुंचाकर रख दिया और उसका नतीजा था कि लगातार कनाडा के अंदर और कनाडा के बाहर वो समर्थन खोते चले गए। क्या वजह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी जस्टिन ट्रूडो से नाराज थे और ट्रूडो को लगातार वो ये संकेत दे रहे थे कि आपको यहां से हटना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जो वो एकदम वो पॉलिटिक्स का जो पोस्टर बॉय बने हुए थे उसका नतीजा था कि जस्टिन ट्रूडो को ना घर में समर्थन मिला ना बाहर समर्थन मिला। हाँ, यह बात जरूर है कि बीते 9 साल के दरमियान में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का उतना नुकसान किया जितना शायद कनाडा के बाकी दुश्मन मिलकर भी नहीं कर पाते। और यही वजह है कि ट्रूडो को आखिरी वक्त में लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब उसे गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में उसने भारत के साथ इतना डैमेज कर दिया है कि उसको रिपेयर होने में भी कम से कम 10 साल लगेंगे। शायद भारत अब दोबारा से कनाडा पर वैसा भरोसा नहीं कर पाएगा। और फिर अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा को हम 51वां राज्य बना देंगे। तो आज की हालत में कनाडा इस हद तक कमजोर हो चुका है। और वो कमजोर क्यों हुआ है? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी वैसी थी। बिल्कुल बड़ी बात मनीष आप बता रहे हैं कि जितना भी डैमेज हुआ जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वो उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब तो चुनावों में हार का डर था, इस वजह से पहले ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ गुस्से में हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद कनाडा को लेकर ट्रंप ने अपना पुराना रुख दोहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनना पसंद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है, जो कनाडा को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि कनाडा का यूएस में विलय हो जाता तो कोई टैरिफ नहीं होता, कर बहुत कम हो जाते और वे लगातार उनके आसपास रहने वाली रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो जाते। साथ मिलकर ये कितना महान राष्ट्र होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। और पिछले काफी समय से जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे। आपको बताते हैं कि कौन बनेगा कनाडा का अगला प्रधानमंत्री। अब उनकी कुर्सी जाने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड पूर्व उप प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बन सकते हैं। पूर्व सेंट्रल बैंकर अनीता आनंद परिवहन मंत्री जो हैं कनाडा की, वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ सकती हैं। मेलनी जोली विदेश मंत्री कनाडा की, अब वो भी आ सकती हैं। तो ये 4 नाम हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से कोई भी अब प्रधानमंत्री बन सकता है और जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी ले सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। तो महाकुंभ में प्रवेश के लिए तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई निकली। इसमें 1000 से ज्यादा साधु संत
हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। संतों के बीच अलग अलग रूपों में सजे कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी। नागा सन्यासी लगातार भगवान शिव का घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये शोभा यात्रा अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बालकनाथ जी की महाराज की अगुवाई में निकाली गई। शाही रथों पर सवार संत महात्मा लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। आनंद अखाड़े की पेशवाई के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में शैव संप्रदाय के संतों अखाड़ों का छावनी प्रवेश पूरा अब हो चुका है। दिव्य और भव्य महाकुंभ शाम होते होते अद्भुत भी नजर आने लगता है। महाकुंभ में शाम का ये नजारा वाकई अपने आप में अलौकिक है। नजारा भी ऐसा किसी का भी मन मोह ले। महाकुंभ को और भी दिव्य बनाने के लिए इसे रोशनी से सराबोर किया गया है। महाकुंभ की ऐसी छटा को देखकर लगता है कि जैसे तारे जमीन पर आ गए हैं। महाकुंभ के इस दृश्य देखकर हर कोई रुककर लुत्फ उठाने लगता है। और रात में जगमगाते महाकुंभ क्षेत्र पर मनीष वर्मा की रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेले की शुरुआत भले ही 13 जनवरी से हो रही हो, लेकिन मेले की शाम का ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। आप देख सकते हैं ये महाकुंभ की शाम का वो नज़ारा है जिसे देखकर हर किसी का मन खुश हो जाए। आप देख सकते हैं ये पूरा मेला पूरी जो लाइट से ये सजाया गया है, जिसे एक रोशनी में तब्दील किया गया है, और ये पूरे बड़े पैमाने में जो ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसे भव्य लाइट और रोशनी से जो है ये सजाया गया है। आप देख सकते हैं हर कलर की लाइट और रोशनी आपको यहाँ मेले में दिखाई देगी, मेले में के पंडालों में दिखाई देगी, जिसे देखकर वाकई ये लगता है कि तारे जमी पर आ गए हों। कैमरामैन दुर्गेश यादव के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ। और वहीं ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की है। ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि मोदी सरकार कुंभ मेले पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन गंगा सागर में एक पुल तक नहीं बनवाया। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির, আর একদিকে পুণ্যার্থী। এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে। और ममता बनर्जी के बयान पर महाकुंभ में पहुंचे साधुओं ने ऐतराज जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, साधु संतों ने, आपको सुनवाते हैं। ये बात सत्य है, गंगा सागर की जो स्थिति अच्छी है, हम कितने भी साधु संत वहाँ जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ स्वच्छता नहीं है। सबसे बड़ी बात है वहाँ इतनी गंदगी होती है कि उसके लिए सरकार ने भी आज तक कोई काम नहीं किया। जो हमारी बंगाल की सरकार है उसको काम करना चाहिए, मेरा यही मानना है। अगर स्टेट की सरकार वहाँ काम करेगी तो वहाँ भी करोड़ों की संख्या में यात्री। और देखिए एक बड़ी खबर है गुजरात से। राजकोट में थाने पर भीड़ का पथराव हुआ है। शहर में आरोपियों के जुलूस की मांग थी। हत्या के आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग की जा रही थी। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 52 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के राजकोट की। थाने पर पथराव किया गया है गुसाई भीड़ की ओर से। हालांकि उसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाया भी है। दरअसल पूरा मामला था जहां आरोपियों के जुलूस निकाले जाने की मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, उपद्रवियों की ओर से, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इसी बात का गुस्सा था भीड़ पे और गुस्साई भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया।